सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन विषयों में सुरक्षा। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से समकालीन विषयों में सुरक्षा नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, समकालीन विषयों में सुरक्षा नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलान करना है। यानी जो पद दिए गए हैं उनको उनके अर्थ से मिलाना है। तो यानी उन पदों का अर्थ या जो कथन दिए गए उनका अर्थ क्या होगा। तो देखिए, पहला है विश्वास बहाली के उपाय, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। देखना, सी कॉन्फिडेंस बी बिल्डिंग एमएस मेजर्स, यानी विश्वास बहाली के उपाय। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित जो प्रक्रिया होती है, यानी देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर, विभिन्न देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर जो सूचनाएं होती हैं उनके जो आदान प्रदान करने की जो नियमित प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है विश्वास बहाली के उपाय। देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के जो आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? विश्वास बहाली के उपाय, CBMS, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो इस प्रकार से विश्वास बहाली के उपाय, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं की जो आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया उसको विश्वास बहाली के उपाय कहा जाता है। अगला कथन है अस्त्र नियंत्रण क्या है? अस्त्र नियंत्रण क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, हथियारों के निर्माण अथवा उसको हासिल करने पर अंकुश ही अस्त्र नियंत्रण है। हथियारों के निर्माण अथवा उनको न तो निर्माण करना और न ही हथियारों को हासिल करने की कोशिश करना, इस पर जो अंकुश लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अस्त्र नियंत्रण कहा जाता है। तो न तो निर्माण हथियारों का और न ही हथियारों को हासिल करना क्या है? अस्त्र नियंत्रण है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला कथन है गठबंधन क्या है? तो देखिए, जो पार्टियां होती है ना, उस गठबंधन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर जो विभिन्न देशों के द्वारा जो गठबंधन बनाए जाते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो देखिए विद्यार्थियों, सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों को आपस में मेल करना गठबंधन कहलाता है। यानी सैन्य हमले की स्थिति से निपटने के लिए सेना किसी दूसरे देश के जो सैन्य हमले किए जा रहे हैं उससे निपटने के लिए अथवा उसको रोकने के लिए जो कुछ राष्ट्रों को आपस में मिलकर के समझौता करते हैं वो क्या होता है? गठबंधन कहलाता है। अगला है निरस्त्रीकरण क्या है? निरस्त्रीकरण, तो देखिए विद्यार्थियों, निरस्त्रीकरण का मतलब यानी हथियारों से रहित होना। निरस्त्री, एक तो देखना, एक तो होता है अस्त्रीकरण, एक होता है निरस्त्रीकरण। तो देखिए, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना निरस्त्रीकरण कहलाता है। कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना क्या कहलाता है? निरस्त्रीकरण कहलाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार और खतरे की स्थिति नहीं है का दर्जा देंगे? आपको जो कथन दिए जाएंगे आपको बताना कि इसमें कौन सा सुरक्षा का परंपरागत, पारंपरिक सुरक्षा, पारंपरिक पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा की इस धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सैन्य खतरा यानी बाहरी खतरा, बाहरी खतरा सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और दूसरा सुरक्षा की अपारंपरिक, है ना, अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा होती है, इसमें सिर्फ सैन्य खतरे को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले जो व्यापक खतरे होते हैं, मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले जो व्यापक खतरे होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से पारंपरिक यानी जहां आपको लगे कि भाई यहाँ पर तो बाहरी खतरा है यानी सैन्य खतरा है, तो वहां पर आप बताओगे कि यहाँ पर पारंपरिक सरोकार है। और जहां पर आपको लगे कि नहीं, यह बाहरी नहीं आंतरिक मामला है, या फिर ऐसे कहें कि सैन्य खतरे के अलावा इसमें मानवीय अस्तित्व पर
चोट करने वाले जो खतरे हैं वो शामिल, तो उसमें बोलेंगे हम अपारंपरिक धारणा। और दूसरा है जिस स्थिति से किसी को कोई खतरा नहीं हो तो उसको बोलेंगे हम खतरे की स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से पहला क्या है, चिकनगुनिया डेंगू बुखार का प्रसार। चिकनगुनिया डेंगू बुखार का प्रसार हो रहा है, तो ये तो सैन्य हमला भी नहीं है, बाहरी खतरा भी नहीं है, इसको हम बोलेंगे सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार। दूसरा है पड़ोसी देश से कामगारों की आमद। पड़ोसी देश से बता रहा है, ये तो बाहरी मामला आ गया, दूसरे देश का मामला आ गया, तो पड़ोसी देश से कामगारों की आमद आइए क्या हो जाएगा, सुरक्षा का पारंपरिक सरोकार हो जाएगा, क्योंकि यह बाहरी खतरा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अब देखते हैं जो अगला जो हमें जो कथन दिया गया वो है पड़ोसी राज्य से कामगारों की आमद। तो पड़ोसी राज्य तो राज्य का मामला, वो तो आंतरिक मामला है ना। राज्य का मामला, कोई सैन्य खतरा भी इसमें नहीं है और आंतरिक मामला है, जिसको बोलेंगे खतरे की स्थिति नहीं, खतरे की स्थिति नहीं वाली बात होगी इसमें। अगला है अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उदय। यानी अपने इलाके को अधिक स्वायत्ता, यानी हमारा जो इलाका है इसको ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, तो इस प्रकार से मांग करने वाला समूह है वो क्या है, वो है खतरे की स्थिति नहीं है, क्योंकि अपने इलाके यानी वो तो क्षेत्र विशेष के अंदर की बात है, देश के अंदर की बात है, तो स्वायत्ता देने की मांग की जा रही है, तो उसमें ज्यादा खतरे की स्थिति नहीं है। आगे है देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार। देश की सशस्त्र सेना को देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार है, यह खतरे की स्थिति नहीं है, क्योंकि आलोचनात्मक नजर से देखा जा रहा है, तो इस प्रकार से यह भी खतरे की स्थिति नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों आगे प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो पहला खालिस्तान क्या है, सुरक्षा की अवधारणा का मोटे रूप से खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो सुरक्षा की अवधारणा उसको मोटे रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, तो दो भागों में। सुरक्षा की जो अवधारणा है उसको मोटे रूप से दो वर्गों में, कौन कौन से, एक तो हो गया सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और एक हो गया सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, बाहरी बाहरी आक्रमण। और जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा होती है, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं माना है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। अगला है सुरक्षा की खालिस्तान धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है, बाहर से, सीमा के बाहर से खतरा होना क्या है, परंपरागत धारणा है ना। सैन्य है और बाहरी खतरा है, तो यह परंपरागत है, तो इसमें परंपरागत धारणा माना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों अगला अपना रिक्त स्थान है, भारत सहित 130 देशों ने खालिस्तान में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। भारत सहित 160 देशों ने, दोबारा देखो, भारत सहित 160 देशों ने खालिस्तान में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए विद्यार्थियों, क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था और भारत सहित लगभग 160 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या था, तो क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अगला है सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो अपरोध कहा जाता है। अपरोध का मतलब है रोकना रोकना रोकना। तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, युद्ध की आशंका को रोकने में जिस सुरक्षा नीति का संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, अपरोध कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला रिक्त स्थान है, खालिस्तान सुरक्षा नीति का एक
तत्व शक्ति संतुलन है। खालिस्तान सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन बनाए रखना है। अगला स्थान है सुरक्षा की खालिस्तान धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है अपरंपरागत। तो सुरक्षा अपरंपरागत धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। अगला स्थान है जैविक हथियार संधि पर खालिस्तान से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। जैविक हथियार संधि पर 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। जैविक हथियार संधि पर 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। तो जैविक हथियार संधि मतलब BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। बायोलॉजिकल, W वेपन्स, C कन्वेंशन। तो जैविक हथियार संधि यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी जैविक हथियार संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। कब? 1972 में। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने समकालीन विषयों में सुरक्षा नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान देते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।